पिछली क्लास में मैंने बताया था कल नेशनलिज्म, नेशन के बारे में बताया था एक क्लास में। नेशनलिज्म से जो थिंकर जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जुड़े हुए हैं वो है सावरकर। और ये जिस वेरिएंट को सपोर्ट करते हैं नेशनलिज्म के, जिस वेरिएंट को सावरकर सपोर्ट करते हैं वो वेरिएंट है कल्चरल नेशनलिज्म। ओके, कल्चरल नेशनलिज्म क्या है ये समझेंगे आज। हिंदुत्व क्या है ये समझेंगे आज। हिंदू नेशनलिज्म क्या है ये समझेंगे। थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफली इनके बायोग्राफी को देखते हैं। बायोग्राफी देखना ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग, हर थिंकर की जो अपब्रिंगिंग होगी वो उनके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करेगी। किस टाइम से वो बिलोंग करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तरह के फैमिली में उनकी अपब्रिंगिंग हुई, ये उनके थिंकिंग को, उनके थॉट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। 1889 उनका जन्म हुआ। ध्यान देने वाली बात है, ब्राह्मण फैमिली, नासिक महाराष्ट्र में। ओके, ब्राह्मण फैमिली, नासिक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस समय कौन बहुत पॉपुलर थे महाराष्ट्र में? पढ़े हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक। किस तरह की आइडियोलॉजी वो अपनाते थे? एक्सट्रीमिस्ट। हमें पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज गैदरिंग स्टीम। मतलब गैदरिंग स्टीम एक इडियम है, मुहावरा जैसा है, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये जो फेज़ है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, मॉडरेट्स मिलकर बनाए, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो वायलेंट रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स थे, वो भी, उनकी भी बातें लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी और ज़्यादातर उनकी ही बातें लोगों के बीच पॉपुलर होती थी। मॉडरेट्स वो जिस लैंग्वेज में बोलते थे, हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, हम पूरी तरह से अंग्रेज़ों को हटाना नहीं चाहते हैं, ग्रेजुअली हमें कुछ पावर्स मिले। तो ये जो एलीट वर्ग है, मिडिल क्लास एलीट एजुकेटेड इंडियंस, उनको ये अपील करता था। बट जो मासेस हैं, जो इन सभी बातों को उतने अच्छे से समझ नहीं पाती, उनको एक्सट्रीमिस्ट के बातें, उनके व्यूज़, उनके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा अपील करते थे। तो ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट में ग्रो करते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि दो प्रोमिनेंट विंग्स, कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट ऑल्सो दे वर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज द मोस्ट फेमस एंड दैट टू इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनके व्यूज़, ही वॉज वेरी फेमस, सेलिब्रिटी जैसे वो थे, सभी उनको सुनते थे। उनकी न्यूज़पेपर निकलती थी केसरी, जिसमें वो अपने विचारों को लिखते थे। और मराठी, मतलब जो उनका लोकल लैंग्वेज है, उनका जो मातृभाषा है, उनका जो मदर टंग है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का, उस मदर टंग में ये पब्लिश हो रही है। लोग पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके मूवमेंट से जुड़ते चले जाते हैं। तो यंग सावरकर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय तिलक। बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, दैट ही वॉज अ मराठी। ही वॉज ग्रोइंग एट द टाइम व्हेन तिलक वॉज वेरी पॉपुलर। एंड तिलक के आइडियोलॉजीज कैसे थे? रेवोल्यूशनरी थे। ओके, रेवोल्यूशनरी थे वो। इंडिया को रेवोल्यूशनरी, दैट मीन्स वो, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में ही बताया कि उन्हें इंडिया से प्यार था। ओके, वो कभी नहीं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते कि हमारा देश किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी और को कॉपी करेंगे। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर हेरिटेज एंड ऑफ आवर कंट्री, एंड वी आर केपेबल टू रूल आवरसेल्फ। वी डोंट नीड एनी फॉरेन रूल, एनी फॉरेन कल्चर, एनी फॉरेन लैंग्वेज। ओके, सो दिस वॉज हिज आइडिया एंड बहुत लोगों को इस आइडिया ने इन्फ्लुएंस किया। 1902 सावरकर जॉइंस फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे में है ये कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज। यहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और इसी कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद वो एक ग्रुप बनाते हैं
तुम लोग बनाते हो ना ग्रुप अभिनव भारत, नेशनलिस्ट ग्रुप, लाइक माइंडेड पीपल। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें, हमारे जैसे सोचने वाले लोगों के साथ हम रहें, और इनकी संख्या जब बढ़ने लगेगी देन वी फॉर्म अ ग्रुप, वी ऑर्गेनाइज इनटू अ ग्रुप। सो बनता है अभिनव भारत। अभिनव मतलब समथिंग न्यू, न्यू इंडिया, ओके। बट दिस न्यू इंडिया विल ट्रेस इट्स रूट टू एंशियंट इंडिया, रिवाइवल ऑफ ऑल द एंशियंट वैल्यूज एंड कल्चर एंड हेरिटेज। फिर एक और व्यक्ति हुए, ये भी इन्हीं के आइडियाज़, इनके आइडियाज़ सिमिलर थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। पढ़ेंगे इनके बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को अपहोल्ड करते थे, लंदन में एक्टिव थे, वहाँ पर रह रहे इंडियंस को यूनाइट करने में इनका योगदान था। तो इनके कांटेक्ट में आते हैं सावरकर। इनके श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में एक्टिव थे, और इनके मदद से सावरकर अपने हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाते हैं। किनके मदद से? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस इस्टेब्लिश किया था। इंडिया हाउस। वहाँ पे रह रहे जो इंडियंस थे उनके लिए एक कम्युनिटी बिल्डिंग जैसे कह लो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग आकर मिलते हैं, रहते हैं, कुछ लोग वहीं पर परमानेंटली रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। कम्युनिटी हॉल होता है ना, कम्युनिटी बिल्डिंग, उसी तरह का एक इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था लंदन में, नेशनलिस्ट इंडियंस के लिए, लंदन में रह रहे जो इंडियंस थे उनके लिए। तो जब सावरकर लंदन गए पढ़ने के लिए, तो उनका जो भी था फूडिंग, लॉजिंग, सब कहाँ पे हुआ? इंडिया हाउस में। वो इंडिया हाउस में रह रहे थे, वहीं पर वो अपना बेस बनाते हैं। अब वहाँ पे ऑलरेडी पहले से काफ़ी नेशनलिस्ट लोग थे, लाइक माइंडेड पीपल से, और उनका कांटेक्ट बढ़ता है और उन्हें प्लेटफॉर्म मिला अपनी बातों को रखने का, लोगों को कन्विंस करने का कि हमें अपने देश के कल्चर को रिवाइव करना है, हेरिटेज को रिवाइव करना है। इसके बाद सावरकर लंदन में एक और ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, फ्री इंडिया सोसाइटी। अगेन वन मोर ऑर्गेनाइजेशन, लंदन में ये इस्टेब्लिश होता है। लंदन में पढ़ाई के दौरान, लंदन में रहते हुए, दिस इज़ द अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सावरकर। और सावरकर आपको याद रखना है, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन नेशनलिस्ट थिंकर कॉल्ड, हिज नेम वॉज मजीनी। अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंकर्स हैं, खासकर इटालियन थिंकर्स। ये मजीनी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मजीनी, इसे एक और लीडर पसंद करते थे। कौन? मुसोलिनी, इटली फासिस्ट लीडर मुसोलिनी। उनको मुसोलिनी, मजीनी को, ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज आइडियाज़, ओके। तो मजीनी कल्चरल नेशनलिज्म के प्रोपोनेंट थे, थिंकर थे, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे। सावरकर इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इनसे मुसोलिनी भी इन्फ्लुएंस्ड थे। और एक और थिंकर है जोसेफ हर्डर, जिनसे ये आपके हिटलर इन्फ्लुएंस थे। सो ऑल ऑफ देम कैन बी ग्रुप्ड इन वन कैंप। हम देखेंगे आगे कि किस तरह से कभी कभी आरएसएस को कंपेयर किया जाता है, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, यहाँ से उसका रूट है, ओके। आरएसएस को होता है ना, बहुत बार ऑपोजिशन के लीडर्स कहते हैं इट इज़ अ फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज फासिज्म वाज आल्सो a type of cultural nationalism, Nazism was also a type of cultural nationalism, and Hindutva is also a type of cultural nationalism. इन तीनों में cultural nationalism common है, okay? और लंदन में रहते हुए इन्हें कई रशियन रेवोल्यूशनरी से भी मिलने का मौका मिलता है। उनसे मिलकर उनके टैक्टिक्स को, वो टेक्निक को सीखते हैं कि 1917 में ऑलरेडी रशियन रेवोल्यूशन हो चुका था, तो उन्होंने किस तरह से रेवोल्यूशन लाया। तो शुरुआत से ही इनकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो उस तरह की ही है कि इन्हें ले जाएंगे किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन, टूवर्ड्स द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिस वॉज ऑल हैपनिंग एंड सावरकर वॉज ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में अंग्रेज़ जो है वो शासन कर रहे हैं, सिर्फ शासन ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने रूल को जस्टिफाई भी कर रहे हैं ये कहते हुए कि इंडियंस आर इन्फीरियर, वी आर सुपीरियर, सो दे नीड अस, वी आर गोइंग देयर टू सिविलाइज देम। इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जब 1857 में रिवोल्ट हुआ, ओके, तो अंग्रेज़ों ने इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा। शब्दों पर भी बहुत इम्पोर्टेंस, शब्दों के ऊपर आप किस तरह से किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके थॉट और आपके थिंकिंग के ऊपर। एक घटना हो रही है, उसे आप रेवोल्यूशन कहें और उसी घटना को आप म्यूटिनी कहें, दोनों में बहुत डिफरेंस है। म्यूटिनी मतलब क्या? एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, कुछ लोग, कुछ सोल्जर्स उस आर्मी के डिसिप्लिन को तोड़ते हैं और रिवोल्ट कर देते हैं। अदर्स आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन, सम ऑफ देम ब्रोक द रूल एंड दे म्यूटिनीड, रिवोल्ट करते हैं, दैट इज म्यूटिनी। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? दैट वी हैव अ ग्रुप, a lot of people they are having organized themselves in a group, having common thought, common ideology and a common goal, and they are revolting against a foreign authority, that is revolution। तो उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा कि 1857 was a revolution, it was a mutiny। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये था कि इंडियंस आर नॉट केपेबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप, दे आर नॉट केपेबल टू डिसिप्लिन देमसेल्फ एंड वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये बात सावरकर को पसंद नहीं आई। इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमें इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की थी, हमारे कल्चर को, हमारे सोशल नॉर्म्स ट्रेडिशंस को इन्होंने इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की थी, एंड दिस इज़ व्हाट ही डिड नॉट लाइक। और इस वजह से वो एक किताब लिखते हैं, 1857 के रिवोल्ट के ऊपर वो किताब लिखते हैं और वो कहते हैं दैट दिस वाज नॉट अ म्यूटिनी, दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस किताब का नाम ही है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना तो आसान होता है, लेकिन आप जो सोचते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर लिखना और इस फॉर्म में लिखना कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पास ऑन हो सके, आपके आइडियाज़ पास ऑन हो सके, वही लोग थिंकर बनते हैं, उन्हें ही भविष्य में जाकर पढ़ा जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। सोचना आसान है, लेकिन अपने सोच को एक परमानेंट शेप देना, ऑर्गेनाइज्ड रूप देना, ये मुश्किल है। तो आप लोग भी कुछ सोचें तो कोशिश करें कि उसको एक परमानेंट शेप दें, ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन शेप दें, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको लिखें ताकि उसे पास ऑन किया जा सके। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अंग्रेज़ों को देखने लगा कि नाउ दिस पर्सन इज़ डेंजरस, इसमें चिंगारी है, और ये कहा जाता है कि जब प्रॉब्लम छोटा हो तभी उसे बडिंग स्टेज में ही, बड़ा होने मत दीजिए, जब वो छोटा है तभी उसे हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। तो वही अंग्रेज़ों ने किया। 1910 में 1910 में उन्होंने पुणे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कर्जन विली, लिखा हुआ है पीडीएफ में, और एक और व्यक्ति थे AMI कर्जन, इनका मर्डर हुआ था और उस मर्डर में सावरकर भी, ये कहा गया कि वो भी इन्वॉल्व थे, और इसी आरोप पर उनको 1910 में अरेस्ट किया गया और इतना क्विक ट्रायल हुआ, उसको यरवाड़ा जेल में रखा गया और बहुत क्विक ट्रायल हुआ। इतना क्विक ट्रायल किसी के साथ होता नहीं था। आफ्टर अ क्विक ट्रायल उन्हें 50 साल का, 50 इयर्स का उन्हें जेल की सज़ा सुना दी गई। फिर और उन्हें रखा कहाँ गया? महाराष्ट्र में नहीं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान में सेल्यूलर जेल है, वहाँ पर भेज दिया गया। उसे ही काला पानी की सज़ा बोलते हैं। तो 1911 में वो सेल्यूलर जेल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आज भी है, उनका म्यूज़ियम बना हुआ है, कभी जाएंगे तो देख सकते हैं कि कितने छोटे से कमरे में उनको रखा गया था, और उनके साथ काफ़ी उनको ये कहा जाता है कि डिफ़िकल्टी
का सामना करना पड़ा, उनको टॉर्चर किया गया। इवन दो ही वॉज सेंटेंस्ड, ही वॉज अंडरगोइंग अ पनिशमेंट, इसके बावजूद भी उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, उनको प्रोसिक्यूट किया गया। लेकिन एक लगभग 10 साल के बाद 1921 में बहुत सारे कारण थे, उसके वजह से वापस उन्हें महाराष्ट्र लाया गया। अलीपुर जेल में रखा गया कुछ दिन। अलीपुर जेल से फिर उन्हें रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया और फिर वहाँ से दोबारा यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया गया। और उनके पनिशमेंट के टेन्योर के ख़त्म होने से पहले ही बहुत सारे कंपल्शंस थे, इसकी वजह से उनको 1924 में ही, और हेल्थ इश्यूज़ भी थी, उनको रिलीज़ कर दिया गया, जेल से छोड़ दिया गया 1924 में ही। जैसे ही जेल से वो बाहर निकलते हैं वो अपने एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले वो इस्टेब्लिश करते हैं रत्नागिरी हिंदू सभा, ठीक है, क्योंकि जेल में रहने के दौरान उनको समझ में आ गया था कि आगे करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हर आइडियोलॉग, जैसे कि मैंने एक क्लास में आपको बताया था, जो भी थिंकर एक आइडियोलॉजी देता है वो 3 चीज़ को लेकर क्लियर होता है कि हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है। पहला सवाल यही पूछेगा कि क्या समस्याएं हैं, हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है, हमारी मौजूदा स्थिति क्या है, सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, चलने दो, इसको जस्टिफाई करेंगे कि जो है इसको वैसा ही रहने देते हैं, और अगर गलत है तो इसे बदलना है। और दूसरा उनका अप्रोच होता है कैसे बदलना है, रोड मैप। सिर्फ ये नहीं कहना है कि बदलना है, यू हैव टू गिव अ रोड मैप। तो ये दोनों काम उन्होंने किया जेल में रहकर। और जब रत्नागिरी जेल में थे तभी उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। दिस बुक वॉज रिटन बाय स्मॉल बुक, जस्ट लाइक what is the communist manifesto for Marxism. This small book Hindutva, who is a Hindu, is for all the Hindu nationalists. हिंदू कौन है, ये किताब को उन्होंने लिखा था। रत्नागिरी जेल में रहते हुए उन्होंने इस किताब को लिखा था, लेकिन इस किताब के आइडियाज़ उनके दिमाग में 1910 से ही आने शुरू हो गए थे, ओके। और बाद में उन्होंने जो रत्नागिरी सभा को इस्टेब्लिश किया, ये रत्नागिरी सभा को बाद में वो मर्ज कर देते हैं हिंदू महासभा, जिसे मदन मोहन मालवीय ने बनाया था 1915 में। और ये सभी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसकी भी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे। ये सभी को हम एक ग्रुप में क्लब कर सकते हैं, रख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा ही बाद में हाँ, नहीं, ये आरएसएस के संस्थापक नहीं है। इन सब का ओरिजिन वो आरएसएस की हिस्ट्री थोड़ी अलग है, बट अलग अलग जगह से ओरिजिनेट होते हैं, फिर एक पॉइंट में आकर सभी मिल जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक चीज़ इनमें आपको कॉमन मिलेंगी, ये सभी महाराष्ट्र से निकले हैं, पुणे और नासिक वाले रीजन से ये सभी निकले हैं। आरएसएस भी वहीं से निकला है, ओके। तो ये चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। क्योंकि कल्चरल रिवाइवल की जो बात है ना, महाराजा ये छत्रपति शिवाजी और उनके लेगेसी को रिवाइव करने की जो बात है, वो वहाँ से शुरू होती है। तो बाद में इस रत्नागिरी हिंदू सभा को हिंदू सभा के साथ मर्ज कर दिया गया, और 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसके बाद भी वो कई बार, लगभग 4 बार हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। हमें समझना है कि ये जो बुक है हिंदुत्व, हु इज़, अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हिंदुत्व, तो आपको इसी बुक में लिखी गई उनकी बातों को समझना होगा। व्हाट इज़ हिंदुत्व, ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब सावरकर ने इस किताब में हमारे सामने रखा था। छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, where he explains that who is a Hindu, who is a Hindu. इस किताब में वो लिखते हैं, हिंदू इज वन, वो व्यक्ति हिंदू है जो इस भारतवर्ष, इज नॉट कॉलिंग इट इंडिया, इज कॉलिंग इट भारतवर्ष,
वो व्यक्ति हिंदू है जो भारतवर्ष को अपना पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है. द वन हु कंसिडर्स इंडिया to be his or her fatherland as well as holy land, that person can be called a Hindu. ये दो शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. कई लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे. They will not qualify to be called a Hindu. These are the two tests. अगर आपको पता करना है if someone is Hindu or not, you conduct these two tests. Ask him whether you consider India to be your fatherland, and then ask him if he or she says yes, then ask him that whether you consider India to be your holy land. दोनों का आंसर यस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इसका आंसर यस है. बहुत लोगों का ये आंसर यस है. हाँ क्या? हाँ बता रहे हैं, वो अभी बताएंगे. बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैं दोनों के मीनिंग को समझाएंगे. तो पितृभूमि यस, एंड किसी कोई कहता है दिस इज़ माई पितृभूमि, कोई कहता है नो दिस इज़ नॉट माई पुण्य भूमि, दैट पर्सन इज़ नॉट अ हिंदू, एंड वो हिंदू राष्ट्र से बिलोंग नहीं करता है. बोथ द आंसर शुड बी यस. दोनों का आंसर यस होना चाहिए. पितृभूमि मतलब फादरलैंड. योर फोर फादर्स, योर एंसेस्टर्स शुड बी फ्रॉम इंडिया. जैसे मैंने बताया था ना, नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर दे आर कनेक्टेड विद देयर कॉमन एंसेस्टर. एक चीज़ इन सभी में कॉमन होगी कि जब ये अपने एंसेस्टर को ट्रेस करेंगे देन दे कैन रीच अ ग्रुप विच विल बी सेम फॉर ऑल. कॉमन एंसेस्टर, एक जाति, एक रेस, कॉमन एंसेस्टर. तो योर फादर, योर फोर फादर्स, योर एंसेस्टर शुड हैव बॉर्न इन इंडिया. ये पहला है. समझ में आया? पितृभूमि, योर फोर फादर्स शुड हैव बॉर्न इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि आपके फोर फादर अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स चाइना से माइग्रेट करके इंडिया आ गए, ओके, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू इंडियन सिटीजन बन सकता है. दैट इज़ पॉलिटिकल नेशन. बट अकॉर्डिंग टू सावरकर वो हिंदू नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ नॉट हिज फादरलैंड. लीगली वो सिटीजन हो सकता है. बहुत लोगों को सिटीजनशिप मिलता है ना.